नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की फटाफट मार्केट न्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंसेक्स से। तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स में किस हिसाब से लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। सो सेंसेक्स एंड्स अबव 50,600। तो आज देख सकते हैं सेंसेक्स 50,600 के ऊपर बंद होता है और देखने को मिला है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। वही बात करें निफ्टी, तो निफ्टी 50 देखते हैं 14,895 पे। तो आज के टॉप गेनर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं आईटीसी, इसके अलावा एसबीआई और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये आज के टॉप गेनर में थे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से मार्केट बुलिश हो चुकी है, अभी हम बिल्कुल मार्केट के टॉप पर बैठे हुए हैं। ये मार्केट है, अगर तो हम मार्केट के बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए हैं। तो यही कहना चाहता हूँ, अभी अगर आपको इस टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको थोड़ा सा संभल कर ही करनी चाहिए। दोस्तों, आज की एफ आई आईस और एफ पी आई की डेली एक्टिविटीज़ के अलावा डी आईस की एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमें मेजर पता है एफ आई आईस और एफ पी आईस ही मेजर कंट्रीब्यूटर है जो मार्केट को भगाने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, जो डेली का डाटा रहता है मैं एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बताता रहता हूँ। तो आज की बात करें तो आप देख सकते हैं एफ आई आईस ने नेट वैल्यू कितनी बाइंग की है। तो आप देख सकते हैं 1936 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, जो बिल्कुल एक पॉजिटिव साइन दे रही है। वहीं बात करूँ डीआईस की, तो डीआईस ने यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग की है। बट मेन क्या है, मेन फर्क पड़ता है मार्केट को एफआईआई से, क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही हैं जो मार्केट को चलाते हैं। आप मैं जो रिटेल भाई बहन है, उनका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है जितना एफआईआई का रहता है। इनके पेंडिंग ऑर्डर अगर आप कभी भी देखते होंगे, कभी भी स्टॉक एक बाइंग रेंज में आता है, जिसको बोलते हैं बेसिकली डिमांड जोन इन टेक्निकल टर्म। वहाँ से स्टॉक आके एकदम से फिर ऊपर चला जाता है। तो ये सारा इनकी जहाँ से पेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो पिक करता है। काफ़ी टाइम तक स्टॉक आप देखते होंगे कंसोलिडेट रहता है, उसी रेंज में रहता है। तो वहाँ पे भी क्या होती है, वहाँ पे भी बायर्स और सेलर की कंटिन्यूस फाइट चलती रहती है। और अल्टीमेटली अगर बाइंग के ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं तो स्टॉक पिक कर जाता है, अगर सेलिंग के ऑर्डर आ जाते हैं तो स्टॉक नीचे आ जाता है। तो ये सारी टेक्निकल टर्म्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। सेंसेक्स लाइकली टू हिट 61,000 बाई 2021 एंड मॉर्गन स्टैनले सुपर बुलिश बेट ऑन इंडियन मार्केट। तो दोस्तों, आपको पता है इंडियन मार्केट मोस्ट इमर्जिंग मार्केट है। सबकी नज़र किसके ऊपर है, सबकी नज़र भारतीय मार्केट के ऊपर है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉर्गन स्टैनले ने भी क्या टारगेट दे दिए हैं 61,000 के बाई 2021 एंड तक। तो दोस्तों, ये अलग अलग ब्रोकरेजेस फर्म है जिनके अलग अलग टारगेट रहते हैं। बट जो चीज़ सच्चाई है वो ये है कि भारतीय मार्केट डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट है। और जिस हिसाब से इंडिया में रिकवरी है वो बिल्कुल बी शेप्ड रिकवरी है। अगर बात करें, अगर ऐसे मार्केट डाउन आया था तो बिल्कुल बी शेप्ड में वो रिकवर भी करने लग गया है। तो इसी न्यूज़ पे आप देख सकते हैं आज मार्केट ने अच्छा रुख भी दिखाया था। कल दोस्तों एमपीसी की मीटिंग है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास टू अनाउंस आउटकम ऑफ एमपीसी मीट ऑन फेब 5। तो 5 फरवरी कल के दिन आपको मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। तो यही मीटिंग होती है जिसमें बेसिकली आरबीआई डिसाइड करता है रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा। इसके अलावा मार्जिन जो भी एम सी आर आर एल एल आर जो भी चीज़ें टर्म रहती हैं, एम एस एफ, ठीक है, मिनिमम कितना सपोर्ट करना है फंड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की जाती हैं। तो देखना होगा, वैसे यहाँ पे चांसेस कम है कि यहाँ पे जो रेट कट होगा वो कम ही है। कहा जा रहा है कि स्टेबल ही रहेगा रेट कट, मतलब कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट अभी सेम रहने के ही चांसेस हैं। तो दोस्तों, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सिमिलर ही है। अगर सपोज करो आरबीआई से बैंक पैसा लेते हैं तो वो किस रेट पे लेंगे, तो रेपो रेट पर लेंगे। अगर आरबीआई पैसा ले बैंक से तो वो रिवर्स रेपो रेट पे रहता है। कभी भी आप देखना, रेपो रेट जो होता है वो रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है, ठीक है। आरबीआई हमेशा कम रेट पे ही बैंकों से पैसा लेता है, ठीक है। तो रेपो रेट इसलिए हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। सपोज करो रेपो रेट अगर 3% है तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा 2.5% रहेगा, क्योंकि आरबीआई हमेशा बैंक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा और बैंकों से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा लेगा। तो ये चीज़ रहती है। ये चीज़ थोड़ा सा टेक्निकल थी जो मैंने आपको समझा दी है, बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को पता ही रहती हैं। एसबीआई Q3 रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट डिक्लाइन 6.9% टू ₹5196 करोड़। तो दोस्तों, अभी नेट प्रॉफिट तो इनका डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला है। मेजर रीज़न क्या है यहाँ पे, प्रोविजनिंग। एसबीआई में बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग होती हुई देखने को मिली है, जिसके कारण एसबीआई का जो Q3 का रिजल्ट है वो हमें थोड़ा सा डाउन होता देखने को मिला है। बट स्टिल इसने जो आज स्टॉक में तेज़ी का भी रीज़न क्या था, इसने जो जो भी मार्केट के एस्टिमेट्स होते हैं उसको बीट किया है, ठीक है ना। जब भी कोई अगर रिजल्ट रहते हैं वो बीट कर देते हैं मार्केट एस्टिमेट्स को, तो स्टॉक में अपवर्ड हमें पॉसिबिलिटी रहती ही है। क्योंकि यहाँ पे प्रोविजनिंग के कारण और भी यहाँ पे कम प्रॉफिट की उम्मीद थी, बट इसने फाइनली बीट किया जैसी एस्टिमेट्स को, तो डेफिनेटली स्टॉक में भी आज हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो दोस्तों, पीएसयू में अगर कोई वर्स्ट से वर्स्ट बैंक में भी जाना है तो उसको छोड़ दीजिए, आप चाहें तो एसबीआई में जा सकते हैं। कि अगर आपके यहाँ पे रिटर्न नहीं भी बने तो आपका पैसा भी यहाँ पे जीरो होने के चांसेस बहुत कम है। तो पीएसयू में मैं हमेशा एक ही बैंक बोलता हूँ, जो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा प्राइवेट में तो अगर आपको जाना तो एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, एक्सिस,
और अगर आपको कुछ पैनी बैंक में भी जाना है तो आप फेडरल बैंक में जा सकते हैं। HPCL Q3 प्रॉफिट राइजेस टू ₹2354 करोड़, रेवेन्यू डाउन 3%। तो HPCL का भी प्रॉफिट हमें राइज होता हुआ देखने को मिला है, बट इनके जो रेवेन्यू हैं तो वो थोड़े से अभी डाउन होने भी स्टार्ट हो गए, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रॉक्टर एंड गैम्बल शेयर हिट्स ऑल टाइम हाई पोस्ट स्ट्रॉन्ग अर्निंग। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी ने शानदार यहाँ पे रेवेन्यू, इसके अलावा आप देख सकते हैं NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब कुछ शानदार तरीके से दिखाया, जिसके कारण स्टॉक में भी आज हमें बहुत तेजी देखने को मिली है। तो यही कहना चाहता हूँ, PGHL कंपनी बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसमें थोड़ा सा आपको सोच समझ के ही निवेश करना चाहिए। दोस्तों, मैं जनरली कोई भी बाइंग सेलिंग की राय नहीं देता हूँ, मेरा काम जस्ट आपके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो भी डेली न्यूज़ है वो प्रोवाइड करना। आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प लीजिए। अपोलो टायर्स शेयर राइजेज 12% एज Q3 नेट प्रॉफिट जूम्स ओवर टू फोल टू ₹444 करोड़। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से अपोलो टायर्स के स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि Q3 के नंबर इनके भी अच्छे आए हैं, जिसके कारण स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो दोस्तों, अपोलो टायर और एक और कंपनी है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो इन दोनों कंपनीज में से किसी एक को अपनी वॉच लिस्ट में रखने के लिए, तो आप चाहें तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ को भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अपोलो टायर भी कंपनी अच्छी है, बट अगर दोनों में से कंपैरिजन देखा जाए तो स्टॉक अपोलो टायर का आपको कम दाम पे मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़। We are looking at expanding into high margin FMCG business and acquisition टाटा कंज्यूमर MD सुनील डिसूजा। तो आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर के जो MD जो है बेसिकली डिसूजा जी, उनकी तरफ से चीज़ें आई हैं कि वो अपना और भी यहाँ पे FMCG बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी के लिए मैं कहना चाहूँगा, स्टार लगा के टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पे आप बिल्कुल अगर आप चाहें तो बैट खेल सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके, क्योंकि कंपनी के जो MD हैं उनकी तरफ से भी हमें पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई देखने को मिल रही है। दूसरी कंपनी टाटा ग्रुप की है। तीसरा ये है कि जब मार्च में निफ्टी की रीबैलेंसिंग होगी तो उम्मीद लगाई जा रही है यहाँ पे कि FMCG का ये किंग बेसिकली किस चीज़ में आ सकता है, तो ये निफ्टी 50 का पार्ट बनता हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों अवेंती फीड से। तो आपको पता है आज अवेंती फीड के Q3 के रिजल्ट थे, तो आप देखते हैं वो भी हमें जंप होते देखने को मिले। Q3 पैट जम्प्स 46% टू ₹86 करोड़। तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आने वाले इनके और भी रिजल्टों पे ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो इनका बिजनेस था हमने देखा था लॉकडाउन में, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो गया था। तो दोस्तों एयरटेल से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। अब आपको पता है एयरटेल जियो को जल्दी ही पिछाड़ने की पूरी कोशिशें कर रहा है, और जल्दी ही टेलीकॉम सेक्टर का किंग भी बन जाएगा अगर इसी ग्रोथ रही तो। आप देख सकते हैं एयरटेल टेक्स ऑन ग्रोथ लीडरशिप मेंटल एज रिलायंस जियो स्लोज डाउन। तो यहाँ पे रिलायंस जियो स्लो डाउन हो चुका है। तो एयरटेल्स इंडिया मोबाइल रेवेन्यू हैव ग्रोन 32.4% एंड इट्स EBITDA हैज़ जम्प टू 61%। तो आप देख सकते हैं अर्निंग फॉर इनकम टैक्स, जिसको बेसिकली बोला जाता है डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, वो भी जंप हुआ है। तो हर चीज़ में यहाँ पे कंपनी यहाँ पे सब्सक्राइबर गेन में भी नंबर 1 पे आने लगी है, क्योंकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इन्होंने बढ़ा ली है। एक्टिव सब्सक्राइबर, ये तो टोटल सब्सक्राइबर की बात करूँ, फिर एक्टिव सब्सक्राइबर की बात करूँ, वो भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू वो भी बढ़े हैं। ARPU की बात करूँ, ARPU कंपनी का बढ़ा है। ग्रोस इस बार हमें कंपनी प्रॉफिट में भी आती हुई देखने को मिली। तो हर तरह से ये कंपनी, यही कहना चाहता हूँ, स्टार लगा के अभी 2-3 क्वार्टर इनके रिजल्ट का वेट कीजिए। अगर ये कंपनी ऐसे ही रही तो मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरा खुद का ओपिनियन है, कि कंपनी 1.5 से 2 साल में हमें 4 डिजिट में भी आती हुई देखने को मिल सकती है। एयरटेल सेज इट्स इम्प्रूविंग नेटवर्क सी फुल प्रिंट इन स्पेक्ट्रम। तो एयरटेल अपना जो भी इनका 5G से रिलेटेड बिजनेस है उसमें भी बहुत जल्दी फोरे करता हुआ देखने को मिल सकता है। हमने देखा है पहली कंपनी बन चुकी है एयरटेल, जिसने हैदराबाद में भी अपने ट्रायल रन किए थे। वहीं भारतीय एयरटेल इज स्टैंडिंग इस टेलीकॉम नेटवर्क एज इट प्रिपेयर्स फॉर द गवर्नमेंट्स ऑक्शन और एयरवेव्स इन मार्च। तो बेसिकली मार्च में जो ऑक्शन है उसमें ये कंपनी अपने आप को देख रही है। इसके अलावा देख सकते हैं गवर्नमेंट हैज़ ऑफर 251 मेगाहर्ट्ज एयरवेव इन द ऑक्शन एंड होप्स टू फेच ₹3.92 ट्रिलियन। तो यहाँ पे बेसिकली मार्च मंथ में जो ऑक्शन होगा, देखना होगा कौन कौन सी कंपनी उसमें आती हैं और किस हिसाब से जो अपना 5G का जो आगे इनका बिजनेस है उसको लेके जाते हैं। हमने ये ऑलरेडी देख ली है सारी चीज़ें और डिस्कस भी कर ली है कि हैदराबाद में इन्होंने रिसेंटली अपना ट्रायल रन किया था। हैदराबाद कहाँ पे है? हैदराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। पहले हैदराबाद किसकी कैपिटल थी? पहले हैदराबाद कैपिटल थी आंध्र प्रदेश की। अब आपको पता आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 स्टेट्स बन गई हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। तो दोस्तों साथ साथ में मैं आपको करंट अफेयर्स भी ट्राई करवाता रहता हूँ, ताकि आपको सारी जो न्यूज़ है वो अच्छे से समझ आती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। सो थैंक यू सो मच।